अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम दक्षिणी दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ धर्मवीर अवाना जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और ओम विहार बदरपुर विधानसभा के ओम विहार वार्ड से जो है पूर्व में जो है निगम पार्षद भी रह चुके हैं और स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम में। तो आज इनसे हम दिल्ली में जो ऑक्सीजन और वैक्सीन की जो किल्लत चल रही है, इन मामलों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर इनसे आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो सर, स्वागत है सबसे पहले हुंकार 24/7 में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप। मैं सबसे पहले तो जो ये पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी आई है, इसमें जिस परिवार के लोग गए हैं, मैं अपनी तरफ से सभी को हाथ जोड़ के उनके चरणों में नतमस्तक होके अपनी तरफ से सभी को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस महामारी को यहाँ पे ब्रेक लगाएं और सभी को खुशहाल करें। महाराज धर्मवीर जी, सबसे पहले दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी, किल्लत, उसके कारण ना जाने कितने निर्दोष लोगों ने कोरोना महामारी के कारण अपना सड़क पे ही दम तोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी तो अस्पताल में बेड नहीं थे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से फेल नज़र आई। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि वैक्सीन की किल्लत आने वाली है, वैक्सीन की किल्लत सामने नज़र आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात थी, ऑक्सीजन पे तो पूरे देश ने देखा है कि ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। वही किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, ये केंद्र सरकार कराती है। और पीछे जो चर्चा आई थी कि दिल्ली में पीएम फंड से 8 प्लांट इन्होंने लगाने थे केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर, उसके लिए 8 अस्पताल के अंदर इन्होंने जगह मांगी थी। वो दिल्ली सरकार ने मुहैया करा दी थी, लेकिन पता नहीं किन कारणों से केंद्र सरकार वहाँ पे विफल रही कि जो समय रहते हुए ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाई। सर, अब जो प्लांट लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है, जैसे कि केजरीवाल जी ने भी बोला है कि तकरीबन 48 प्लांट दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे, जिसमें से कुछ विदेश के भी प्लांट होंगे और कुछ अपने भारतीय प्लांट होंगे। और नहीं लगता आपको कि अब तक केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दिल्ली के अंदर मौतें होने का इंतज़ार कर रही थी? क्योंकि जब कोर्ट की फटकार लगी, कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद ही सरकार जो है, दोनों ही सरकारें एक्शन में आई। नहीं, दिल्ली सरकार तो पहले से ही एक्शन में थी। दिल्ली सरकार पहले से ही सारे इंतजाम कर रही थी, लेकिन जो ऑक्सीजन वाला मामला है, ऑक्सीजन केंद्र के हाथ में, उसकी सारी सुविधाएं देनी थी, केंद्र ने देनी थी। और केंद्र लगा रहा पश्चिम बंगाल में। उनको कहाँ चिंता थी देश की? वो तो वहाँ पे गेम खेल रहे थे, दूसरा के आदर्श दूसरी पार्टियों को हटाओ और भाजपा को लेके आओ। उनका तो खेल ही था, सारा का सारा सत्यानाश कर दिया पूरे देश का उन्होंने तो। सर, अगर बात करी जाए कोरोना महामारी की दूसरी लहर की, तो केजरीवाल जी के मुताबिक दूसरी लहर जो है अपनी चरम सीमा पार कर गई है और अब तीसरी लहर आने को है, उसकी तैयारी में अब दिल्ली सरकार लगने वाली है। तो क्या क्या तैयारियां आप आने वाले समय में करोगे? क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मारामारी देखने को मिली, अब वैक्सीन की मारामारी देखने को मिल रही है, तो तीसरी लहर के लिए किस तरह आप अपने स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार करोगे? देखो, जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर अपनी एंट्री करनी चाहती है माननीय उपराज्यपाल जी की मार्फत, तो इनकी यहाँ पे एक छोटी सोच पहले नज़र आती है, लेकिन उसका जवाब ये महामारी के समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि दिल्ली को उसका बराबर का हक, पूरा हक दिया जाए। और वो देखा भी जब जाके थोड़ा सा ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर आई है, वरना पहले हम देख रहे थे टीवी पे, देख के दिल घबराता था कि हॉस्पिटल के अंदर किसी हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, किसी में आधा घंटे की रह गई है। जब ये चीज़ें व्यक्ति घर में सुनता है, देखता है, और वहाँ पे 20, 30, 50 लोग ऑक्सीजन पे जीवित हैं, तो उनका क्या हाल होता है? कैसे उन परिवार का आत्मा तड़पती होगी कि किस तरीके से हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हॉस्पिटल लेके गए, भला होगा। और ऑक्सीजन ना होने की वजह से, जबकि पता था कि ये बीमारी ऑक्सीजन लेवल डाउन कर रही है, तो पहले से ही केंद्र सरकार को ये सुविधाएं बनानी चाहिए थी कि दिल्ली के लिए नहीं कह रहा मैं,
हर राज्य के लिए कह रहा हूँ, हर स्टेट के लिए कह रहा हूँ कि जहाँ जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वो देनी चाहिए थी। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन गया लोगों का, यहाँ पे लोगों का दबाव ज़्यादा है। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर हर स्टेट के व्यक्ति का हक है, वो यहाँ आके इलाज भी करा सकता है, वो यहाँ आके रह भी सकता है। उनको सुविधा मुहैया कराना दिल्ली के सीएम साहब की जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें जो सुविधा केंद्र ने देनी है उसमें केंद्र ने कोताही की है। सर, अगर बात करी जाए आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य मॉडल का आप एक मुद्दा लेके अन्य राज्यों में भी जा रहे थे, चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे थे और स्वास्थ्य का मॉडल आपने जो है सबसे आगे रखा। उसके बावजूद इस महामारी के दौरान आपकी सभी स्वास्थ्य सेवाएं फेल नजर आई, आखिर क्या कारण है? देखो जी, जो स्वास्थ्य का मॉडल लेके जा रहे थे, आपने ठीक कहा, वो इस महामारी के लिए नहीं था। वो एक छोटा रोज़मर्रा की जो तबीयत ख़राब व्यक्तियों की घर परिवार में होती है, किसी को फीवर हो गया, किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरा हुआ, इस तरीके की सुविधाएं दिल्ली के अंदर पूरे देश ने देखा है। दिल्ली के अंदर आज भी अच्छी हैं और जब से केजरीवाल साहब आए हैं वो बहुत बेटर हुई हैं। उससे पहले शून्य पे थी, वो मोहल्ला क्लिनिक बने, हॉस्पिटलों में सुविधाएं अच्छी थी। तो ये चीज़ एक छोटे लेवल की हो गई है, लेकिन ये महामारी से निपटना ये देश की जिम्मेवारी होती है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है, जिसमें केंद्र सरकार पूरे तरीके से विफल रहा। सर, लॉकडाउन की बात करी जाए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने दूसरी लहर के लिए लॉकडाउन लगाया, 19 अप्रैल से उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, उस समय जो कोरोना संक्रमण के मामले थे तकरीबन 35% के थे, लेकिन आज जो है 20 के नीचे तक पहुंच गए। उसके बावजूद लॉकडाउन लगाना क्या सही कदम है केजरीवाल जी का? क्योंकि पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया था पहली लहर में, उसमें जो व्यापारी तबके के लोग थे वो अब तक उस परेशानी से, अपनी आर्थिक स्थिति से अभी तक उभर नहीं पाए कि एक बार फिर उनको लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। देखो जी, इस बीमारी का ना तो कोई रंग है ना रूप है, ना इस बीमारी को आज तक कोई पहचान पाया है। ये ज़रूर सुनने में आता है कि जहाँ गैदरिंग कम होगी, लोगों की संख्या कम होगी, वहाँ इसकी चेन टूट जाती है। उस चीज़ को देखते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन से पहले 35-36 के करीब रेशो था, जो कि अब आके वो 20 से नीचे आ गया। तो इसके लिए तो मैं अपनी तरफ से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो और उनकी टीम रात दिन एक करके लगे रहे। उन्होंने कभी अपना ये सुख चैन नहीं देखा। दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने इतना भयंकर काम किया है कि अपनी सारी सुविधाएं छोड़ के, क्या खाना क्या पीना, वो अनेकों बार टीवी पे आके कह रहे हैं कि हम किस तरीके से खाना भी खा रहे हैं। तो मैं उनके लिए यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि वो धन्य है वो माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया, और उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति की, दिल्ली के हर नागरिक की पूरी चिंता है। उस चिंता को देखते हुए उन्होंने, जैसा आपने कहा, गरीब व्यक्ति को, दिल्ली में चाहे ऑटो चलाता है या टैक्सी चलाता है या लेबर तबका है, लेबर तबका और ऑटो वालों को उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये की घोषणा की और वो उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये आए। दूसरा रहा व्यापारी वर्ग का। व्यापारी वर्ग खुद कह रहा है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, तो व्यापारी वर्ग संतुष्ट है। वो भी चाहते हैं कि दिल्ली के साथ हम भी कंधे से कंधा मिला के चलें और जो बेटर दिल्ली के लिए हो सकता है उसको साथ दें उसमें। सर, अगर महंगाई की बात करी जाए तो लॉकडाउन से पहले भी महंगाई, केंद्र सरकार के लिए आप लोगों ने विरोध भी किया महंगाई को लेके, लेकिन अब जो लॉकडाउन लगाने के बाद जो रोज़ लोगों के इस्तेमाल में आने वाली खाने पीने की सामान है, उनमें जो महंगाई चल रही है, जो दुकानदार जो हैं गलत तरीके से जो पैसे बढ़ाकर सामान लोगों को दे रहे हैं, उसके ऊपर नहीं लगता केजरीवाल जी को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए। उसके लिए हम भी कहते हैं कि अगर जो कहीं ऐसा हो रहा है और हमारे इलाके में हो रहा है तो हमारी जानकारी में लाया जाए, हम उसकी पुलिस रिपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ हम खड़े होंगे। ऐसी महामारी के दौर में लोगों की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनकी जेब काटनी चाहिए। दिल्ली सरकार पूर्णतः वचनबद्ध है उसके लिए, वो हमेशा तैयार है। दिल्ली सरकार चाहती है कि कहीं भी कोई लूट खसोट महंगाई ना होनी चाहिए। जो रीजनेबल रेट पहले से थे उसी रेट के ऊपर सारा सामान मिलना चाहिए। अगर जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है और आपके भी नॉलेज में आता है तो आप हमें बताएं, हम उसकी दुकान के आगे जाके खड़े होंगे, पुलिस को, प्रशासन को बुलाएंगे और वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। सर, पश्चिम बंगाल की बात करी जाए तो ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बन गई है। उसके बाद जो हिंसा का दौर शुरू हुआ
तो क्या कहना चाहेंगे, लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, लूट खसोट हो रहे हैं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेके केजरीवाल समेत अन्य राजनीतिक दल खामोश बैठे, आखिर क्यों? देखो जी, जिस स्टेट के अंदर भी इस तरीके की कोई घटना होती है उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीएमसी बहन ममता जी को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे पूर्ण बहुमत हासिल किया और उन्होंने सरकार बनाई। वहाँ पे उन्होंने उस संकट की घड़ी में सरकार बनाई जिस समय केंद्र सरकार ने देश को दरकिनार करके और एक टारगेट लेके चले कि सिर्फ सरकार बनानी है उन्होंने, और उन्होंने पूरे देश को उस बीमारी में धकेल दिया कि जिसका पूरे विश्व के अंदर शोर मचा हुआ था कि ये बीमारी बहुत घातक है, बहुत घातक है। हमारे केंद्र ने उसको दरकिनार करके एक चुनाव पे चले गए। यहाँ मैं केंद्र सरकार की निंदा करता हूँ। उत्तराखंड में भी देखने को मिलने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है 2022 में, अब पूरा का पूरा ध्यान उनका दिल्ली में है। तो ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को नहीं लगता आप लोगों ने क्या नाम है उनको इस महामारी के दौर में अकेला छोड़ दिया? देखो जी, उत्तराखंड में तो मुझे वहाँ पे 15 विधानसभाओं की जिम्मेवारी मिली हुई है। माननीय दिनेश मोनिया जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने उस पवित्र भूमि को उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जीरो पे चली गई हैं। वहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हम स्काई ऐप के द्वारा पर डे उन लोगों से चर्चा करते हैं और यहाँ से जो हमसे मदद पहुँचाई जा रही है वहाँ के लोगों के लिए, और उससे पहले भी हमने वहाँ पे ऑक्सीमीटर वहाँ पे भेजे थे। और हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे हैं वो अपने खर्चे पे उन्होंने हॉस्पिटल वहाँ पे तैयार किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बिल्कुल ठप पड़ा था। काशीपुर विधानसभा हमारी है, वहाँ पे श्री दीपक बाली जी हैं। उन्होंने कहा था कि प्रशासन फेल है, ये हमें जिम्मेवारी दे, जो इसमें पैसा खर्च होगा ऑक्सीजन का, बेड का, दवाई का, गोली का, वो हम अपनी तरफ से करेंगे। और वो बड़े सुचारू रूप से वहाँ पे चला रहे हैं। तो अनेकों कार्यकर्ता पूरे उत्तराखंड के अंदर वहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। और आज अगर जो उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे बीच में आज भी इस महामारी के दौरान कंधे से कंधा मिला के हमारी मदद करने के लिए खड़ी है। और बेल आइकन को दबाएं।